Jai Hind. In this lecture, we will solve the numericals which are based on Routh-Harvey's criteria. With the help of Routh-Harvey's criteria, we can comment on the stability of a system. That is, system is stable, unstable or marginally stable. I have given closed loop transfer function. ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं, अगर मैं इसको जीरो के बराबर इक्वेट करता हूं, इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो पोल्स की लोकेशन बताते हैं। अगर किसी सिस्टम के सारे पोल्स एस प्लेन में LHP में लाई करते हैं तो मैं सिंपली क्या बोलूँगा, जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। ये जो पोल्स है इट कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर सिस्टम के पोल्स LHP में लाई करते हैं और एक पोल चला गया ओरिजिन पे तो मैं सिस्टम को बोलूँगा मार्जिनली स्टेबल। इसी तरह से अगर इमेजिनरी एक्सिस में कॉन्जुगेट पोल्स मिलते हैं, डैट इज दिस वन एंड दिस वन, इमेजिनरी एक्सिस में जो प्योरली इमेजिनरी पोल्स मिलते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट में मिलेंगे, तो अगेन दिस सिस्टम इज ए मार्जिनली स्टेबल। इसी तरह से अगर ओरिजिन में एक से ज़्यादा पोल मिलते हैं तो सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल। इसी तरह से अगर रिपीटेड पोल्स इमेजिनरी एक्सिस में मिलते हैं इस तरह से, तो अगेन सिस्टम इज अनस्टेबल। और इसी तरह से अगर एक पोल भी चला जाता है RHP पे और बाकी के पोल चाहे LHP पे क्यों ना हो, उस केस में भी सिस्टम होता है अनस्टेबल। अब अगर मुझे राउथ-हार्विस के थ्रू सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो सिंपली 3 केस बनते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे आर नॉन जीरो, मतलब राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से राउथ एरे में 2 स्पेशल केस होते हैं। स्पेशल केस 1, इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो बिकम जीरो, और स्पेशल केस 2 होता है इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रो बिकम जीरोस। आज के लेक्चर में जो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा वो नॉर्मल कंडीशन में डिपेंड होंगे। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नो जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम। आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन, दिस इज ए ट्रांसफर फंक्शन विच आई हैव गिवन। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं तो दिस इज 4th ऑर्डर पोलिनोमियल, एस की हाईएस्ट पावर है 4। कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम बाय यूजिंग राउथ-हार्विस क्राइटेरिया। तो सिंपली राउथ-हार्विस क्राइटेरिया के थ्रू मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है, जैसे मैं इसको जीरो के बराबर इक्वेट करूंगा, इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर आपको सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट RH के थ्रू करना है, RH मतलब राउथ-हार्विस, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या है, जैसे यहां पर है S की पावर 4, तो S की डिक्रीजिंग सारी की सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में S की पावर 3, S की पावर 2, S की पावर 1 एंड दिस इज S की पावर 0 प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस न्यूमेरिकल में ये टर्म मिस होती तो इसको मैंने कैसे लिखना था, सिंपली 0 इंटू S की पावर 2। साथ में जो S की डिक्रीजिंग पावर है वो आपको इस डायरेक्शन में लिखनी है, S की पावर 4, S की पावर 3, S की पावर 2, इसी तरह से S की पावर 0। अब राउथ-हार्विस में हम राउथ टेबल या फिर राउथ एरे बनाते हैं। अब राउथ एरे कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ है S की पावर 4, तो इस तरह से एक मैं कॉलम बनाऊंगा और एंट्री इस तरह से करूंगा, S की पावर 4, S की पावर 3, S की पावर 2, S की पावर 1, S की पावर 0। अब S की पावर 4 इस रो के लिए मैं वैल्यूज लिखूंगा। अब ये वैल्यूज कैसे लिखनी है, S की पावर 4 मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, S की पावर 4 इसका कोफिशिएंट है 2, मैं 2 लिखूंगा। नेक्स्ट टर्म को मैं स्किप करूंगा, अब मैं इसको कंसीडर करूंगा, S की पावर 2 इसका कोफिशिएंट है 3। नेक्स्ट टर्म को मैं स्किप करूंगा और इसके आगे की जो टर्म है उसको मैं कंसीडर करूंगा, S की पावर 0 इसका कोफिशिएंट है 10। एक तरह से मैंने क्या किया, यहां पर लिखा है S की पावर 4, तो जो S की इवन्स पावर है उसके मैंने कोफिशिएंट लिखे, S की पावर 4, S की पावर 2, S की पावर 0। इसी तरह से S की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यूज लिखेंगे, तो यहां से स्टार्टिंग करनी है, इसको स्किप करना है। S की पावर 3 यहां से स्टार्टिंग करनी है, इसको स्किप करना है, इसको कंसीडर करना है, इसको स्किप करना है। S की पावर 3 इसका कोफिशिएंट है 1,
इसको स्किप किया है, s की पावर 1 इसका कोफिशिएंट है 5, इसको स्किप करना है, आगे कुछ भी मेंशन नहीं है तो सिंपली 0 लिखना है। एक तरह से मैंने क्या किया, जो s की ओड पावर, जैसे s की पावर 3, जो s की ओड्स पावर है उसके कोफिशिएंट लिखे, s की पावर 3, s की पावर 1, दीज आर द ओड पावर ऑफ s, तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 5। अब s की पावर 2 इस रो के लिए मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जैसे मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 अपॉन ये जो 1 है, दिस इज 3 माइनस 10 अपॉन 1, दिस इज माइनस 7। अब ये जो माइनस 7 है इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगेन 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 10 माइनस इस 2 से इस 0 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 0 अपॉन इस 1 से डिवाइड करना है, 10 से कम 10 माइनस 2 इंटू 0 होता है 0, डिवाइड करना है 1 से, तो ये आएगा 10। एक आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पर था 0, तो डायरेक्टली जो वैल्यू यहाँ पर होगी 10 वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ये स्पेस है, अब यहाँ पर कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो या 0 भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको रफ वर्क में करनी है और एग्जाम में इस तरह से एरो नहीं बनाने हैं। s की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहले मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। अब क्या होगा, माइनस 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 1 इंटू 10 अपॉन डिवाइड इस माइनस 7 से करना है, 7 पंजे 35 माइनस 35 माइनस 10 अपॉन माइनस 7, माइनस 35 माइनस 10 होता है माइनस 45 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 45 अपॉन 7। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर दोनों 0 हैं तो डायरेक्टली ये वैल्यू 0 होगी, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। माइनस 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 0 के साथ कैलकुलेट करेंगे, अपॉन माइनस 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो क्या बनेगा 0। तो आपको याद क्या रखना है, अगर ये दोनों वैल्यू 0 हैं तो यहां पर वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, अगर ये 0 है तो यहां पर वैल्यू आएगी ये 10। अगेन यहां पर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसको मैं खाली छोड़ सकता हूं या 0 लिख सकता हूं। अगेन s की पावर 0 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये 0 है तो डायरेक्टली यहां पर ये 10 आ जाएगा, पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूं। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 45 अपॉन 7 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन डिवाइड किससे होगा, 45 अपॉन 7 से, ये बन जाएगा 0, 7 इंटू 0 है। इसी तरह से 45 अपॉन 7 इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। और मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया भी था, जब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर ये 0 है तो डायरेक्टली ये 10 यहाँ पर आ जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट अब अगले एलिमेंट 0 आएंगे। अब ये दोनों 0 हैं तो यहाँ पर तो 0 आएगा। इसी तरह से इस स्पेस को खाली छोड़ सकता हूँ या 0 लिख सकता हूँ। अब राउथ एरे में s टू पावर 0, ये जो लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 मिलेंगे, और s टू पावर 0 इसके सामने ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है ये किसके इक्वल होता है, दिस वन, एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ s टू पावर 0। तो बच्चों जनरली ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। अगर ये दो वैल्यू डिफरेंट होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है और यहाँ पर मुझे मिला 8, तो इसका मतलब राउथ टेबल बनाने में कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। इसी तरह से अगर ये दोनों सेम है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि राउथ टेबल में हमने कैलकुलेशन सही की है। तो उस केस में भी पॉसिबिलिटी होती है कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। फॉर एग्जांपल ये दोनों हैं सेम, अब गलती से 45 अपॉन 7 के प्लेस में मैं लिख देता -45 अपॉन 7, तो उस केस में भी s टू पावर 0 इसके सामने ये एलिमेंट 10 मिलना था। 10 क्यों मिलना था, इस 0 के कारण, बिकॉज ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस
7 इंटू 0 हो जाना था 0 अपॉन जैसे -45/7 से डिवाइड करते तो यही 10 मिलना था। तो सिंपली अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो उस केस में भी कैलकुलेशन में मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है। इसी तरह से क्या ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम मिलेंगी? बच्चों इसका भी एक एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन क्या है? राउथ एरे में कैलकुलेशन इजी करने के लिए किसी रो को हम पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर किसी रो को मैं पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं तो उस केस में पॉसिबिलिटी होती है ये दोनों वैल्यू डिफरेंट मिले। तो सिंपली वो क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम किसी रो को पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उस केस को मैं आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो आपको याद क्या रखना है? जनरली ये दो वैल्यू सेम रहती हैं, और ये डिफरेंट कब हो सकती हैं? जब हम किसी रो को कंप्लीट पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अगर मैं राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम को देखता हूं, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो है नॉन जीरो। और राउथ एरे के नॉर्मल केस में क्या होता है? नो जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करूंगा? तो बच्चों सिंपली मैं फर्स्ट कॉलम में ये चेक करूंगा कि टोटल साइन चेंज कितनी बार हुआ। मतलब जैसे ये एलिमेंट है पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव नंबर, मैंने यहां पर लिख लिया। 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो मैंने यहां पर लिख लिया साइन। -7 इज ए नेगेटिव नंबर, तो इसका साइन मैंने यहां पर लिख लिया। 45/7 दिस इज पॉजिटिव नंबर, इसका साइन मैंने यहां पर लिख लिया। 10 इज ए पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। अब मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करूंगा? मैं फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखूंगा। और टोटल साइन चेंज कैसे देखा जाता है? पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव नंबर था, ये नेगेटिव नंबर था, एक बार साइन चेंज यहां पर हुआ। अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव नंबर था, ये पॉजिटिव नंबर था, तो दूसरी बार साइन चेंज यहां पर हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव सेम, तो दो बार साइन चेंज हुआ। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार यहां, दूसरी बार नेगेटिव टू पॉजिटिव यहां, तो टोटल साइन चेंज हुए 2। तो टोटल जो पोल्स थे वो थे 4, s की पावर थी 4, टोटल रूट्स निकलने थे 4। अब फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज हुआ 2 बार, तो इसका मतलब है आउट ऑफ 4 राइट हाफ प्लेन में 2 पोल चले गए। तो नॉर्मल केस में फर्स्ट कॉलम में जितनी बार साइन चेंज होता है उतने पोल चले गए RHP में। अब बच्चों 4 में से 2 RHP में चले गए, अगर एक भी पोल RHP में चला जाता है तो सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। यहां पर 2 पोल RHP में चले गए तो दिस सिस्टम इज ए अनस्टेबल। तो सिंपली द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम दैट इज दिस वन ऑफ द राउथ एरे गिव्स द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन राइट हाफ प्लेन। जैसे 2 बार साइन चेंज हुआ तो 2 पोल चले गए RHP में, तो दिस इज ए अनस्टेबल सिस्टम। अब 4 में से 2 पोल चले गए RHP में, अब बाकी के 2 पोल कहां पर गए? एक बात आपको याद रखनी है, नॉर्मल केस में क्या होता है? फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट हैं। नॉर्मल केस में कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में नहीं जाता, तो बाय डिफॉल्ट बाकी के 2 पोल्स कहां पर जाएंगे? LHP में। नॉर्मल केस में कोई भी पोल इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में नहीं जाता, तो बाय डिफॉल्ट बाकी के पोल चले गए लेफ्ट हाफ प्लेन में। RH के थ्रू मुझे पता लग गया ये सिस्टम है अनस्टेबल। अब RH का ड्रॉबैक क्या है? ये जो पोल्स हैं 2 गए RHP में, 2 गए LHP में, ये किस लोकेशन में गए वो एग्जैक्ट लोकेशन में कैलकुलेट नहीं कर सकता, पर मैं सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकता हूं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव गिवन दिस ट्रांसफर फंक्शन। अगर मैं डिनोमिनेटर को देखता हूं तो दिस इज थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, s की हाईएस्ट पावर है 3। तो सिंपली आई हैव टू कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम बाय यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बनाऊंगा जहां पर लिखूंगा s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। अब s की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यू लिखूंगा, तो सिंपली यहां से स्टार्ट करूंगा s की पावर 3, इसको स्किप करूंगा, इसको कंसीडर करूंगा, इसको स्किप करूंगा। तो s की पावर 3 इसका कोफिशिएंट है 1, इसको स्किप करना है। s की पावर 1 इसका कोफिशिएंट है 4। यहाँ पर s की पावर थी 3, तो सिंपली जो s की ओड पावर्स थी उसके मैंने कोफिशिएंट यहाँ पर लिखे।
इसी तरह से s की पावर 2 इस रो के लिए वैल्यूज लिखेंगे। तो s की पावर 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। s की पावर 2 इसका कोफिशिएंट है 3, इसको स्किप कर देंगे। इसको कंसीडर करेंगे s की पावर 0, इसका कोफिशिएंट है 2। तो s की पावर 3 मतलब जो s की ओड्स पावर हैं उनके कोफिशिएंट लिखे। s की पावर 2 जो s की इवन पावर हैं उनके कोफिशिएंट लिखे। अब s की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वो किस तरह से करते हैं, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन इस 3 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 3 इंटू 4 12 -2 अपॉन 3, तो दिस इज 10/3। तो दिस इज 10/3। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो या आप 0 लिख सकते हो। अगेन अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों ये है 0, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 2 आएगा। और ये 2 कैसे आएगा, इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा 10/3 इंटू 2 -3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, अपॉन 10/3 से डिवाइड करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 0 था तो डायरेक्टली यहाँ पर आप इस 2 को लिख सकते हो एंड दिस इज 0। अब s टू पावर 0 बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट मिला दिस इज 2, ये किसके इक्वल है, दिस वन। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ s टू पावर 0। अब मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखता हूँ, फर्स्ट कॉलम में कोई भी 0 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो एक तरह से ये राउथ-हार्विस का नॉर्मल केस है। अब सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट किस तरह से करते हैं, मुझे फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखना है। अब फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे हैं पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्या कोई साइन चेंज हुआ, कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अगर फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी पोल RHP पे नहीं गया। तो टोटल पोल से 3, s की हाईएस्ट पावर थी 3। कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ तो RHP में कोई भी पोल नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोल कहां पर चले जाएंगे, LHP में। आपको ऑलरेडी पता है कि नॉर्मल केस में जिसमें फर्स्ट कॉलम में कोई भी 0 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, उस केस में कोई भी पोल्स इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन पे नहीं जाते। तो RHP में कोई नहीं गया, तो बाय डिफॉल्ट बाकी के पोल चले गए LHP में। तो दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। अब राउथ-हार्विस का ड्रॉबैक क्या है, नो डाउट मैंने तो कमेंट कर दिया कि सिस्टम स्टेबल है, पर पोल्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो मैं नहीं बता सकता। अब यहां पर थे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, अगर ये सारे के सारे आते नेगेटिव नंबर फॉर एग्जांपल, तो उस केस में भी ये सिस्टम होना था स्टेबल। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सिंपली फर्स्ट कॉलम में हम टोटल साइन चेंज देखते हैं। अगर ये सारे के सारे नंबर होते नेगेटिव तो भी कोई साइन चेंज नहीं होना था, मतलब कोई भी पोल RHP में नहीं जाना था, तो बाय डिफॉल्ट वो LHP पे रहने थे। ये एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। और सिंपली ये क्वेश्चन नॉर्मल टाइप के हैं। नॉर्मल टाइप में क्या होता है, ऑल एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ एरे आर नॉन जीरो, मतलब फर्स्ट कॉलम में कोई भी 0 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो सिंपली दिस इज थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, यहां पर मैं लिखूंगा s की पावर 3। तो s की पावर 3 इस रो के लिए वैल्यू लिखेंगे, तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, जो s की ओड पावर्स हैं। तो s की पावर 3 इसका कोफिशिएंट है 1, s की पावर 1 इसका कोफिशिएंट है 4। इसी तरह से s की पावर 2, s की इवन पावर्स के कोफिशिएंट लेने हैं, डेट इज दिस वन एंड दिस वन। तो दिस इज -3, s की पावर 0, 0 होता है इवन नंबर एंड दिस इज -2। अगेन s की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -2 अपॉन -3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 माइनस के -2 बनेगा 1 इंटू 2 अपॉन -3। तो सिंपली -12 माइनस हो जाएंगे +2 अपॉन -3। तो दिस इज -12 + 2 होता है -10 अपॉन -3। ये दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो दिस इज 10/3। अब आपको पता है RH में एलिमेंट का साइन बहुत मैटर करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन के अकॉर्डिंग ही मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकता हूँ। इसी तरह से ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, खाली छोड़ दो या 0 लिख दो, यहाँ पर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब नीचे s की पावर 0 इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों ये है 0, तो सिंपली ये -2 यहाँ पर आ जाएगा
और ऐसा क्यों होगा? इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10/3 इंटू -2 -3 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन 10/3। ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सिंपली -2 आएगा। यहाँ पर -2 था, मुझे -2 मिला और यहाँ पर बाई डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। अब मुझे स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं। स्टेबिलिटी पे कमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखना है। जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही पोल RHP में चले जाएंगे। दिस इज पॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज नेगेटिव एलिमेंट, दिस इज पॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज नेगेटिव एलिमेंट। अब टोटल साइन चेंज देखेंगे। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बार साइन चेंज हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरी बार हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव तीसरी बार हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, दूसरी बार यहाँ पर हुआ, तीसरी बार यहाँ पर हुआ। तो टोटल साइन चेंज 3 बार हुआ। तो एक तरह से टोटल पोल्स से 3 बार साइन चेंज हुआ तो RHP, तो टोटल पोल्स से 3 बार साइन चेंज हुआ तो RHP में कितने पोल चलेंगे? तीनों पोल RHP में चलेंगे। एक बात तो कंफर्म हो गई, ये जो सिस्टम है दिस इज अनस्टेबल। सारे के सारे पोल यहां पर RHP में हैं, तो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। The characteristic equation of a closed loop system is given. Comment on the stability of a system. And this is a characteristic equation. अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो दिस इज फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल। कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम बाय यूजिंग राउथ-हार्विस क्राइटेरिया। तो सिंपली s की पावर 4 है, तो कॉलम किस तरह से बनेगा? s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। अब मैं s की पावर 4 इस रो के लिए वैल्यू लिखूंगा तो कौन कौन से कोफिशिएंट आएंगे जहां पर s की पावर है इवन? डेट इज दिस वन एंड दिस वन। दिस इज 1, 18, 5। तो 1, 18, 5। इसी तरह से s की पावर 3 इस रो के लिए कोफिशिएंट लिखेंगे तो s की ओड पावर आएंगी, डेट इज दिस वन, s की पावर 3, s की पावर 1, डेट इज 8 एंड 16। दिस इज 8 एंड दिस इज 16 और यहां पर मैं 0 लिखूंगा। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कैलकुलेशन इजी करने के लिए RH में हम रो को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 और 16, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस पूरी रो को मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या बनेगा? 1 जैसे 8 से डिवाइड करेंगे और ये बनेगा 2। अब जो आगे की कैलकुलेशन होंगी उसमें मैं डिजिट 1 एंड 2 यूज़ करूँगा। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, केवल हम पॉजिटिव नंबर से ही डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन नहीं करना है। और ऐसा क्यों है? RH के केस में नंबर का साइन बहुत मैटर करता है। अगर मैं किसी रो को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देता हूं तो नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। इन द राउथ टेबल टू मेक ए कैलकुलेशन ईजी, any row can be divided or multiplied with positive number but not by a negative number। अब नेगेटिव नंबर का एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर होता -8 और -16, तो इस रो को मैं केवल पॉजिटिव 8 से ही डिवाइड कर सकता था, नेगेटिव 8 से डिवाइड करता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अब s की पावर 2 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब आगे कैलकुलेशन में अब हम ये 1 और 2 यूज़ करेंगे। तो सिंपली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो ये बनेगा 8 - 2 डेट इज 16। तो यहाँ पर आएगा 16। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये है 0 तो डायरेक्टली ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मैं 0 लिख लूँगा। अगेन s की पावर 1 ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 2, -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। बच्चों ये जो कैलकुलेशन है ये आपको रफ वर्क में करनी है। अपॉन इस 16 के साथ डिवाइड करेंगे, 16 दूने होता है 32, -5 अपॉन 16, 32 - 5 27 अपॉन 16। तो सिंपली s की पावर 1 ये वैल्यू क्या आएगी? 27 अपॉन 16। अब इसको सोल्व करना जरूरी नहीं है। बेसिकली RH में हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करते हैं? सिंपली हम फर्स्ट कॉलम में टोटल साइन चेंज देखते हैं, हमें इन मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है।
सिंपली हमें मतलब है कि नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसीलिए मैंने बोला था कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस रो को हमेशा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर से नहीं करते। अगेन ये दोनों जीरो हैं तो सिंपली ये जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा? 16 को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, इसी तरह से 1 को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, तो सिंपली यहां पर लिख लिया जीरो। इस स्पेस को खाली भी छोड़ सकता हूं या मैं जीरो लिख सकता हूं। s की पावर जीरो, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन ये है जीरो तो डायरेक्टली ये 5 आ जाएगा। और ये 5 कैसे आएगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डेट इज दिस वन माइनस 16 इंटू जीरो, ये बन जाएगा जीरो। डिवाइड करेंगे इससे तो यही 5 आएगा। अगेन यहां पर मैं जीरो लिख सकता हूं। s टू पावर जीरो, ये एलिमेंट किसके इक्वल है? दिस वन, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ s टू पावर जीरो। अब एक कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रो किसी पॉजिटिव एलिमेंट से डिवाइड हो जाती, फॉर एग्जाम्पल मैंने x से डिवाइड कर दिया, इस पूरी रो को पॉजिटिव एलिमेंट x से डिवाइड कर दिया, x इज ए पॉजिटिव एलिमेंट, फिर मैं आगे कैलकुलेशन करता तो उस केस में क्या होना था? ये जो एलिमेंट था ये क्या मिलना था? 5/x। तो उस केस में क्या होना था? ये दोनों एलिमेंट मिलने थे डिफरेंट। और ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट क्यों मिलने थे? बिकॉज इस कंप्लीट रो को पॉजिटिव एलिमेंट x से डिवाइड किया। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जनरली ये दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। एक्सेप्शन केस क्या होता है? कैलकुलेशन इजी करने के लिए अगर किसी रो को पॉजिटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी होती है ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हो जाएं। अब मैं स्टेबिलिटी पे कमेंट करूंगा। फर्स्ट कॉलम को देखता हूं, यहां पर कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये सिंपली ये नॉर्मल केस है। अब स्टेबिलिटी पे कमेंट कैसे करेंगे? हम टोटल साइन चेंज देखेंगे। सारे पॉजिटिव नंबर हैं, आप देख लो सारे के सारे जो नंबर हैं वो है पॉजिटिव। क्या कोई साइन चेंज हुआ? कोई साइन चेंज नहीं हुआ। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अगर कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब कोई भी पोल आरएचपी पे नहीं गया। टोटल पोल से 4, कोई भी पोल आरएचपी पे नहीं गया। अब ये क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का था, मतलब फर्स्ट कॉलम में कोई भी जीरो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि पोल्स की इमेजिनरी एक्सिस या फिर ओरिजिन में जाने की पॉसिबिलिटी होगी खत्म। तो सारे के सारे पोल कहां पर लाई करेंगे? एलएचपी में लाई करेंगे। आरएचपी में कोई पोल नहीं गया, सारे के सारे एलएचपी में लाई किए, तो दिस सिस्टम इज ए स्टेबल। अब बच्चों आपको मैं एक एडवाइस देता हूं, गेट के एग्जाम में आप इस तरह से शॉर्टकट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस रो को मैंने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, पर जब आप बीटेक लेवल में सेमेस्टर वाइज एग्जाम देते हो तो उस केस में ये जो शॉर्टकट है इसको अवॉइड किया करो। थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए मैं शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकता हूं। और ये शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल किस में होगा? केवल थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए होगा। फॉर एग्जांपल ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल दिया गया है, या एक तरह से आप बोल सकते हो दिस इज थर्ड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां पर s की हाईएस्ट पावर है 3, तो दिस इज थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल। अब बच्चों थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल में ये शॉर्टकट कब एप्लीकेबल होगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। और वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है ऑल पावर ऑफ s मस्ट बी प्रेजेंट। इस पॉलिनोमियल में s की सारी पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। दिस इज थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल, तो s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0 ये सभी प्रेजेंट होने चाहिए। जब s की सारी पावर प्रेजेंट होंगी तो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट होंगे। आप देख सकते हो a3, a2, a1, a0। और कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। सभी के सभी कोफिशिएंट a3, a2, a1 एंड a0 दे शुड बी नॉन जीरो। और दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? ये जो सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं a3, a2, a1, a0, या तो ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए मतलब ग्रेटर देन जीरो, और ये सारे के सारे कोफिशिएंट या तो नेगेटिव होने चाहिए मतलब लेस देन जीरो, मतलब ये मिक्स नहीं होने चाहिए। मिक्स का मतलब जैसे a3 पॉजिटिव है, a2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। या तो सारे ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, या तो ये जो कोफिशिएंट है सारे के सारे नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए। उस केस में अगर मैं a2 को a1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, a2 इंटू a1, इसको मैं बोलूंगा इनर प्रोडक्ट,
और A3 इंटू ए नोड, इसको मैं बोलूंगा आउटर प्रोडक्ट। अगर इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट से ज़्यादा बनता है तो उस केस में मैं बोलूंगा सिस्टम इज स्टेबल। तो सिंपली अगर थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल दी गई है और ये कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं तो सिस्टम स्टेबल कब होगा? फॉर ए स्टेबल सिस्टम इनर प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट। A2 इंटू A1 इज इनर प्रोडक्ट, A3 इंटू ए नोड इज आउटर प्रोडक्ट। अगर इनर प्रोडक्ट लेस देन आउटर प्रोडक्ट होता है तो मैं सिस्टम को बोलूंगा अनस्टेबल। अब बच्चों मैं इस कंडीशन को प्रूव करता हूं। फॉर एग्जांपल ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल दी गई है और साथ में ये जितने भी कोफिशिएंट है A3, A2, A1 एंड A0 ऑल आर पॉजिटिव नंबर, ये मैंने जूम कर लिया, ऑल कोफिशिएंट्स आर ग्रेटर देन 0। तो सिंपली अगर मैं RH टेबल बनाता हूं या फिर राउथ एरे बनाता हूं तो मैं किस तरह से लिखूंगा? S की पावर 3, S की पावर 2, S की पावर 1, S की पावर 0, S की पावर 3। इस रो में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? सिंपली जहां पर S की पावर है ओड, डेट इज दिस वन एंड दिस वन, A3 एंड A1। इसी तरह से S की पावर 2, इसमें S की इवन पावर्स के कोफिशिएंट आएंगे, डेट इज A2 एंड A0। यहां पर S की पावर है इवन, S की पावर यहां पर है 0, तो A2 एंड दिस इज A नोड। अब S की पावर 1 इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, A2 इंटू A1 माइनस A3 इंटू ए नोड अपॉन डिवाइडेड बाई A2 से होता है। यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है तो यहां पर लिख दिया 0। अगेन S की पावर 0, इस रो के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये है 0 तो बाय डिफॉल्ट ए नोड आएगा। अब ये सिस्टम स्टेबल कब होगा? अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखता हूं, ये सिस्टम स्टेबल कब होगा? पहली कंडीशन तो क्या है? फर्स्ट कॉलम में कोई भी 0 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये जितनी भी टर्म्स है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इट शुड नॉट बी 0। और साथ में फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारी की सारी टर्म्स या तो पॉजिटिव रहनी चाहिए या फिर नेगेटिव रहनी चाहिए। मैंने इन सभी को पॉजिटिव एज्यूम कर लिया। ये स्टेबल कब होगा? जब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। और ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिया था कि ऑल कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो बाय डिफॉल्ट ये सभी पॉजिटिव रहने चाहिए। अब ये सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव रहना चाहिए। और ऐसा क्यों? सो डैट फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज ना हो। तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये जो एक्सप्रेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा। तो एक तरह से A2 इंटू A1 माइनस A3 इंटू ए नोड शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक तरह से A2 इंटू A1 शुड बी ग्रेटर देन A3 इंटू ए नोड। A2 इंटू A1 क्या है? दिस इज इनर प्रोडक्ट, इट शुड बी ग्रेटर देन A3 इंटू ए नोड आउटर प्रोडक्ट। तो सिस्टम स्टेबल कब होगा? जब इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट से ग्रेटर देन होगा। पर बच्चों ये शॉर्टकट एप्लीकेबल किसके लिए होगा? केवल थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट से कम आता तो मैंने बोलना था सिस्टम इज अनस्टेबल। अब शॉर्टकट ट्रिक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये एक मुझे पॉलिनोमियल दी गई है, दिस इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम, सारे के सारे कोफिशिएंट अवेलेबल हैं। इसका कोफिशिएंट है 1, 5, 6 एंड 2 और सारे के सारे कोफिशिएंट का साइन है पॉजिटिव। अब मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है बाय यूजिंग RH। अब मुझे RH के थ्रू सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है तो सिंपली मुझे राउथ एरे बनाना पड़ेगा। पर बच्चों शॉर्टकट मेथड के थ्रू भी मैं सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर इनर प्रोडक्ट क्या है? ये जो S² और ये जो S है, इसके कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज 30। इसी तरह से आउटर प्रोडक्ट क्या होगा? आउटर प्रोडक्ट में S की पावर 3 और S की पावर 0 का कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 इंटू 2 2। इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट, तो दिस सिस्टम इज ए स्टेबल। इसी तरह से ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम दिया गया है, RH के थ्रू सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। तो शॉर्टकट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, सारे के सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं और सारे के सारे कोफिशिएंट का साइन है सेम और सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो है पॉजिटिव। इसका कोफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 1, इसका 10। तो व्हाट इज इनर प्रोडक्ट? इनर कोफिशिएंट कौन से होते हैं? ये जो S की पावर 2 का कोफिशिएंट है और ये जो S की पावर 1 का कोफिशिएंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू इसका कोफिशिएंट है 1, दिस इज 2। व्हाट इज आउटर प्रोडक्ट? 10 इंटू 1 10। अब इनर प्रोडक्ट लेस देन आउटर प्रोडक्ट है तो दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। इसी तरह से क्या मैं इसमें शॉर्टकट लगा सकता हूं? बच्चों मैं इसमें शॉर्टकट नहीं लगा सकता।
यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है मिक्स, दिस इज पॉजिटिव कोफिशिएंट, दिस इज नेगेटिव कोफिशिएंट, दिस इज पॉजिटिव। शॉर्टकट कब लग सकता है? जब सारे के सारे कोफिशिएंट का साइन सेम हो, या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट मेथड नहीं लगा सकता, मुझे सिंपली RH टेबल बनाना पड़ेगा, तभी मैं सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकता हूँ। ये जो शॉर्टकट मेथड है ये आपने गेट एग्जाम में लगाना है। सेमेस्टर एग्जाम में अगर RH के थ्रू आपको स्टेबिलिटी पूछी गई है तो आपको राउथ टेबल या फिर राउथ एरे बनाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर ये सारे कोफिशिएंट होते नेगेटिव तो उस केस में क्या होना था, -1 को मैंने कॉमन ले लेना था। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जब हम इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो जैसे -1 में कॉमन लेता सारी की सारी टर्म पॉजिटिव बन जानी थी, और उस केस में भी इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन आउटर प्रोडक्ट होना था, मतलब सिस्टम इज स्टेबल।